नमस्कार। अंबेडकर नगर पोएट्री साहित्यिक मंच पर कार्यक्रम एक कदम साहित्य की ओर में आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथियों, साहित्य अपने समय का वह आईना है जिसमें न केवल समाज में हो रहे नैतिक, अनैतिक, धार्मिक, अधार्मिक, सामाजिक, असामाजिक व राजनैतिक मूल्यों का प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होता है, बल्कि आम जनमानस के हृदय की पीड़ा का स्फुटन साफ एवं स्पष्ट दिख जाता है। साथियों, सदा से ही साहित्यकारों ने अपने अपने कर कमलों में थिरकने वाली लेखनी से इन अनसुनी, अनकही पीड़ा को जन जन तक, जन जन को एहसास कराया है। साथियों, साहित्य, समाज और जन कल्याण के इसी कड़ी में अंबेडकर नगर पोएट्री साहित्यिक मंच के कार्यक्रम एक कदम साहित्य की ओर में आज हमारे बीच एक ऐसी साहित्यकार उपस्थित हैं जिन्होंने अपने सुंदर विचारों, भावों व रचनाओं से कहीं न कहीं समाज को एक नई दिशा, दशा देने का कार्य किया है। जिनकी रचनाओं में नारी उत्थान की बात, नारी वेदना को लेकर बड़ी ही सुंदर पंक्तियों में रचनाएं रचित की गई होती हैं। जिनकी रचनाओं में पाया गया है कि गांव से लेकर शहर तक के आम जनमानस की पीड़ा को बड़े ही सुंदर ढंग से अपने लेखनी से पन्नों पर उतारा है। साथियों, बताना चाहूंगा कि आज हमारे बीच मध्य प्रदेश के जिला दतिया से हमारे बीच उपस्थित हैं लोकप्रिय कवित्री डॉक्टर मंजू खरे जी। आदलिया, सबसे पहले तो आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है जी। आप सभी का बहुत आभार, मंच को नमन, सभी प्रबुद्ध सुधी जी, जनों को नमन जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आपको भी, क्योंकि आपने साहित्य और समाज और जन कल्याण की भावना से आज अपने बहुमूल्य समय को हम लोगों को दिया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा लगेगा आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनकर, जानकर, समझकर। अगलिया, मैं आपके सुंदर भावों से पिरोई गई रचना के भावों को अपने दर्शकों तक ले चलूं। इसके पहले मैं चाहूंगा कि आपके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, साहित्यिक उपलब्धियों, साहित्यिक योगदान से भी हम सभी परिचित हों। तो आदलिया, मैं आपको सम्मान स्वागत के साथ आमंत्रित करता हूं मंच पर। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बताने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। आप सभी को पुनः प्रणाम, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं 4 पंक्तियां अपना परिचय देने से पहले माँ सरस्वती को समर्पित करती हूँ। हे श्वेता, हे पद्मासना, गुण ज्ञान का आधार माँ। हे श्वेता, हे पद्मासना, गुण ज्ञान का आधार माँ। वाक शक्ति से परे तेरी माँ अभिव्यंजना, कैसे करे हम वंदना, कैसे करे हम वंदना। अब परिचय की इस कड़ी में मैं सबसे पहले अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम श्रीमती मंजू खरे है। मैं दतिया मध्य प्रदेश से हूँ और मेरा जन्म स्थान मध्य प्रदेश का गुना जिला है और मेरी शिक्षा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सम्मिलित रूप से हुई है। कविता का रुझान मुझे बचपन से रहा है, परंतु प्रोत्साहन मेरे भाई श्री शरद नारायण खरे जी, जो मंडला में प्रिंसिपल के पद पर थे, उनके प्रोत्साहन से मैं इस तरफ आकृष्ट हुई। उनके साथ गोष्ठियों में भी गई और विवाह के पश्चात जब मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, बच्चे थोड़े से बड़े हो गए, तो मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन से पुनः इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। और अभी मेरी 2 एकल पुस्तिकाएं प्रकाशित हुई हैं, पारिजात महकते हैं और सुर सजे धरा के। मैंने हिंदी साहित्य और राजनीति साहित्य से एमए किया है, बीएड भी किया है और सेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। प्रतियोगी परीक्षाओं से भी मैं जुड़ी हुई रही हूँ। और अब जैसे जैसे मुझे समय मिलता जा रहा है, मैं साहित्य की ओर अग्रसर होती जा रही हूँ और मन में जो भी विचार उठते हैं
उन्हें शब्दों का आकार देने का प्रयास करती हूँ और पत्र पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं छपती रहती हैं और मुझे कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। हाल ही में मुझे शब्द फाउंडेशन नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है और मैं सभी विधाओं में लिखती हूँ। दोहा, मुक्तक, लंबी कविता, नवगीत, गजल और निबंध, बच्चों पर कविताएं भी मैं यथा समय लिखती रहती हूँ और मैं निष्कर्ष पत्रिका की उपसंपादिका हूँ और सबसे प्यारी मेरी हिंदी की उपसंपादिका रही हूँ और वर्तमान में जो विश्व साहित्य मंच की उपाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय कवि संगम की अपनी दतिया जिला की महामंत्री हूँ। पर्यावरण संरक्षण में और बेटी बचाओ में मेरी विशेष रुचि है और चूंकि मैं शिक्षिका हूँ तो शैक्षणिक नवाचार में भी मेरा रुझान है और प्रयास करती हूँ कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो कल के राष्ट्र निर्माता हैं, वो आगे बढ़े और यही मेरा हमेशा सोचना रहा है कि विशेष रूप से बच्चे आगे आए। जी जी आदरणीय, बहुत सुंदर लगा, बड़े सुंदर शब्दों में, बड़े सुंदर भावों के साथ आपने अपने जीवन परिचय देने का प्रयास किया है। आदरणीय, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले तो मैं आपके साहित्यिक योगदान, उपलब्धियां, तमाम उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मंच की तरफ से, हम सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहेंगे कि आपकी कलम समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए इसी प्रकार हमेशा चलता रहे। बहुत अच्छा लगा दिया। और आपके इस जीवन परिचय के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एक कल्प कथा साहित्यिक मंच के वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में आप हैं पवनेश पवनेश मिश्रा जी। आप हमसे जुड़े हुए हैं और जी जी हम दोनों लोगों को, जी, उन्होंने सादर प्रणाम बोला है। हम लोगों की तरफ से भी सबसे पहले तो आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, क्योंकि आपने साहित्य के माध्यम से हम लोगों को बढ़ावा दिया है और साहित्य को भी बल देने का प्रयास किया है। आदमी, बिल्कुल आप जुड़े रहे, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच हम लोगों के यह कार्यक्रम को आगे ले चलते हुए। अदविया, इसी जी क्रम में अब मैं आगे बढ़ूंगा और चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की भूमि से आप पधारे आज। अब चाहूं मैं आपसे साहित्यिक आगाज, साहित्यिक आगाज, बोध हो हमें ज्ञान का, स्वरूप कला व छंद आपके निज विधान का, स्वरूप कला व छंद आपके निज विधान का। अगलिया, इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि क्यों ना आपकी सुंदर सुंदर भावों, विचारों, चिंतन से सजी धजी आपकी रचना भी हमारे दर्शकों तक पहुंचे। फिर वार्तालाप और तमाम जानकारियों के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जी, स्वागत है जी एक सुंदर सी रचना के लिए। शुरुआत एक मुक्तक से करती हूँ कि बाधाओं के पार मिलेंगे, बाधाओं के पार मिलेंगे, शीतल से जलधार मिलेंगे, बाधाओं के पार मिलेंगे, शीतल से जलधार मिलेंगे, गहरे जाओगे तल जितने, मोती उतने अनमोल मिलेंगे, गहरे जाओगे जल जितने, मोती उनमें अनमोल मिलेंगे। तो आदरणीय, सबसे पहले मैं हमारे जो युवा वर्ग हैं उनको प्रोत्साहित करती हुई चंद पंक्तियां सुनाती हूँ। और आज हमारे युवक कितने परेशान हो रहे हैं और तो थोड़ा सा उनकी पीड़ा को देखते हुए मेरे मन में जो व्याकुलता उत्पन्न हुई है, देखिएगा कि ऊर्जा के आधार पुंज, ऊर्जा के आधार पुंज शक्ति के विद्युत कण जैसे, ऊर्जा के आधार पुंज शक्ति के विद्युत कण जैसे, भटक रहे व्यथित आज युवाजन, भटक रहे व्यथित आज युवाजन, नैराश्य भरे सागर जैसे, आयु हम अर्ध कर डाली कागज की डिग्रियां लेने में, आयु हम अर्ध कर डाली कागज की डिग्रियां लेने में, सोच रहे कैसी वंचना कुछ मिला नहीं एड़ियां घिसने से, सोच रहे कैसी वंचना कुछ मिला नहीं एड़ियां घिसने से, उच्च पदों का संकीर्ण शिखर हर कोई वहां ना जा पाता, उच्च पदों का संकीर्ण शिखर हर कोई वहां ना जा पाता, गला काट स्पर्धा में बिरला ही मानुष टिक पाता। और अंतिम देखिएगा, क्या दोष हमारे युवा जनों का, क्या दोष हमारे युवा जनों का,
शिक्षा साध्य न दे पाती, तिल तिल क्षय होती ओजस्विता को, दृढ़ अवलंबन न दे पाती, दृढ़ अवलंबन न दे पाती। जी, बिल्कुल, बिल्कुल अदलिया, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी प्रस्तुति दी है। वास्तव में जिस प्रकार से मैंने पढ़ा भी है, कहा भी जाता है कि कर्म के अनुसार भाग्य बनता और बिगड़ता है। तो कहीं न कहीं आपने ये जो प्रेरणार्थक रचना पढ़ी, अदलिया बिल्कुल आज के लोगों पर और सदा के लिए ये एक प्रेरणा है, एक सीख है, एक शिक्षा है कि वास्तव में कर्म सही है, हमारी दिशा सही है, तो शायद दशा अपने आप सही हो जाएगा। बड़े ही सुंदर तरीके से आपने अपनी रचना की प्रस्तुति दिया अदलिए। अदलिया, मैं आपकी सुंदर सी रचना के सम्मान में 2 पंक्तियाँ पढ़ूँगा और आगे बढ़ूँगा कि कर्म सही तो कल सुधरेगा, जीवन का हर पल सुधरेगा, पथ पर यदि बढ़ता जाएगा, आज नहीं तो कल सुधरेगा, आज नहीं तो कल सुधरेगा। बड़े ही सुंदर भाव में आपने अपनी रचना की प्रस्तुति दिया अदलिए। मैं देख रहा हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं हमारे बीच आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार पवनीश मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी आपकी सुंदर सी रचना जी की सराहना किया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में अदलिया मैं आगे बढ़ूंगा और एक छोटी सी जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि आपके भावों से, आपके चिंतन से ये जानकारी हमारे दर्शकों तक भी पहुंचे। अक्सर देखा जाता है कि साहित्य का जो मुख्य उद्देश्य है, साहित्य का जो लक्ष्य है, साहित्य की जो विशेषताएं हैं, वो कहीं न कहीं केवल प्रकृति के दृश्य को दिखाना नहीं है, केवल लोगों के भावों को दिखाना नहीं है, बल्कि उस पीड़ा को भी दिखाना है। उस पीड़ा को भी दिखाना है जो शायद हर आदमी उस पीड़ा का एहसास नहीं कर पाता है। जैसे कि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे दीन, दुखी, दलित, शोषित, पिछड़े, किसान, मजदूर वर्ग हैं जिनकी पीड़ा को शायद हर लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन साहित्य और साहित्यकार हमेशा इस पीड़ा को आगे लाने का कार्य किया है। अदलिया, इसी पे लिए कहा जाता है कि साहित्य या कविता आम जनमानस की गुहार है और कवि की हृदय की पुकार है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि साहित्य वह है जो अपने अतीत को, वर्तमान को, सबको साथ लेकर चलता है। कभी जिस कष्ट को देखता है, जिसको अनुभव करता है, वो उसे अपने शब्दों में व्यक्त करता है। आम जनमानस जो नहीं देख पाता, कवि की संवेदना वहां तक पहुंचती है कि जो पीड़ा को, हो सकता है सामान्य जन जिस पीड़ा को अनदेखा कर दें, कवि उसको अनुभूत करता है, कभी उस पीड़ा को जीता है और उस संवेदना को वो मन के अंतःस्थल तक ले जाकर फिर वो सोचता है और उसके मन में वो पीड़ा उसके शब्दों में छलकने लगती है। तभी ये शब्द काव्य रूप में आते हैं और वो व्यक्त कर पाता है। तो हमारे समाज में बहुत कुछ ऐसा है, बहुत बार हम देखते भी हैं कि गरीब हैं, असहाय हैं, वो कष्ट पा रहे हैं। तो साहित्य तो वही है जो केवल सुख का वर्णन ना करे, जो दुख को भी पिरोता रहे, जो दुख को भी समाज के सामने लाता रहे और उनके लिए आवाज भी उठा रहे। कहते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, जो तलवार नहीं कर पाती है वो कलम कर देती है। तो ये हम सभी का दायित्व है, ये प्रत्येक साहित्यकार का दायित्व है कि जहां भी अत्याचार, अनाचार, पीड़ा जो कुछ है वो निर्भीकता से व्यक्त करे, केवल श्रृंगार ना करे। वो जो कुछ भी देखता है, जो भी अनुभव करता है, उसे वो अपनी कलम के द्वारा प्रस्तुत करे। ये हम सभी का दायित्व है। बिल्कुल, बिल्कुल अदलिया, बिल्कुल बहुत बहुत सुंदर लगा। बिल्कुल कहीं न कहीं एक साहित्यकार निष्पक्ष और स्वच्छंद होकर के अपनी रचना को लिखे और लिखना भी चाहिए। इसीलिए शायद कहा भी जाता है कि हे कवि कविता कुछ खास लिखो, अंतर मन का विश्वास लिखो। कहीं न कहीं किसी के कहने पर नहीं, किसी को बढ़ावे के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में जो अंतर्मन कहे, जो हृदय कहे, उसको पन्नों पर उतारना एक अच्छे साहित्यकार की विशेषता है। बहुत अच्छा लगा अदलिया। और इसी क्रम में मैं एक और जानकारी के साथ थोड़ा-सा आगे बढ़ना चाहूँगा जी कि जी। आप एक शिक्षिका भी हैं।
जी आप बच्चों के भविष्य निर्माता भी हैं। कहीं न कहीं जी एक अच्छे समाज, एक अच्छे देश की अ, एक अच्छे नागरिक का निर्माण आप कर रही हैं। कहीं न कहीं ये सेवा से बढ़कर और कोई सेवा नहीं है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक सेवा को भी आपने अपने एक हाथों से और सँभाला है, साहित्यकार होना। अदलिया, शिक्षिका के साथ-साथ साहित्यकार होना आपको क्यों आवश्यक लगा? क्यों लगा कि हमें लिखना भी चाहिए? जी, सर, इसलिए लगा आदरणीय मुझे कि एक पक्षी नहीं चला सकता, नहीं चला। मैं जो शिक्षा दे रही हूँ, कहीं न कहीं मुझे साहित्य के द्वारा वो आगे लाना पड़ेगा, जो मैं अनुभव कर रही हूँ, जो बच्चों को जो समस्याएँ आती हैं, तो मैं बाल कविताएँ लिखकर उन्हें समझा सकती हूँ। मुझे जो-जो अनुभव होता है कि कहाँ-कहाँ बच्चों को भी क्या परेशानी होती है, और चूँकि शिक्षक थोड़ा प्रबुद्ध वर्ग से संबंध होता है, तो वो जहाँ वो रहता है, अपना परिवेश में जहाँ वो जो कमियाँ देखता है, कि जैसे मान लो मैं ग्रामीण परिवेश से भी संबंधित रही हूँ और शहरी से भी। तो जब मेरी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में थी, तो मैं देखती थी कि गाँव में क्या अव्यवस्था है, महिलाएँ किस तरीके से जीवन जी रही हैं, उन्हें किस चीज़ों की और आवश्यकता है, क्या उनके कष्ट हैं, क्या उनकी पीड़ा है, और उन्हें किस तरीके से हम जनता के सामने, लोगों के सामने ला सकते हैं। इसलिए मुझे लगा कि शिक्षक वर्ग चूँकि थोड़ा चिंतनजीवी होता है, तो चूँकि वो चिंतन करता है, तो उसे साहित्य के रूप में वो अपनी मानसिकता को, अपनी मन की पीड़ा को भली-भाँति ला सकता है, और सहज कविताओं के माध्यम से वो लोगों में जागृति भी ला सकता है। तो ये मुझे थोड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा लगा, और ये शायद थोड़ा आसान भी है कि आप उनके बीच में जा सकते हैं, उन्हें छोटी-छोटी कविताओं के माध्यम से बच्चों को और बुजुर्गों को भी आप समझा सकते हैं। प्रेम की भाषा, और ऐसी भाषा होती है कि सारे लोगों की समझ में आती है। तो साहित्यकार बिल्कुल, के रूप बिल्कुल में आलिया, ये बिल्कुल बहुत सुंदर लग रहा है आपकी इस मुखार बिंदुओं से जो भी विचार चिंतन बाहर आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, हम लोगों के बीच पहुँच रहे हैं, वास्तव में सराहनीय है। और बिल्कुल सत्य कहा है आपने कि बच्चों की शिक्षा देना, समाज को एक दिशा देना, ना केवल एक शिक्षक होने के नाते ही सुधारा जा सकता है या उसमें एक दिशा दिया जा सकता है, बल्कि इससे भी बढ़कर कहीं न कहीं साहित्यकार होना है। साहित्यकार के माध्यम से हम बच्चों को भी, समाज को भी, समाज के लोगों को भी, यहाँ तक कि जन-जन, आम जनमानस को भी एक नई दिशा और दशा, एक चेतना, चिंतन दे सकते हैं। बहुत अच्छा लगा दिली आपके विचार और मैं कहना चाहूँगा उन तमाम साहित्यकार साथियों से भी जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके अंदर बहुत सारे कवित्व भरे हैं, बहुत सारे विचार भरे हैं, बहुत सारे चिंतन, ज्ञान, विज्ञान भरे हैं, लेकिन वो उनके अंदर ही दबते चले जा रहे हैं। पढ़ाई किए, ज्ञान लिए, लेकिन नौकरी भी पा गए, लेकिन वहीं पर उनके ज्ञान दब के रह जा रहे हैं, सिमट के रह जा रहे हैं, कुछ ही कार्यों तक सीमित रह जा रहे हैं और ज्ञान सब समाप्त होते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने लेखनी के माध्यम से ज़रूर अपने ज्ञान को लोगों तक पहुँचाएँ और कहीं न कहीं उसको अमर कर जाइए अपने विचार को, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी एक नई दिशा, दशा और दशा मिले। बहुत अच्छा लगा भैया आपके विचार सुनकर। इसी क्रम में मैं चाहूँगा चूँकि आप बाल कविताएँ भी बड़ी सुंदर लिखती हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बाल कविता भी हमारे दर्शकों के बीच पहुँचे। वास्तव में हमें लगे कि बच्चों के प्रति हमारी चेतना, हमारे सोच किस प्रकार से होनी चाहिए, बच्चों के स्तर की आप मैं चाहूँगा कि एक सुंदर सी रचना मेरे दर्शकों तक पहुँचे। जी। जी। जी, मैंने बच्चों के लिए जो 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस थी, तो बच्चों के बीच में मैंने कविता, मतलब ये गीत उन्हें सिखाया भी था, और मैंने स्वयं भी एक गुनगुनाया था उनके साथ में, और बड़ी सरल भाषा में मैंने बच्चों के लिए ये लिखा था कि पूरब से जो बहती है वो मंद पवन कहती है, पूरब से जो बहती है वो मंद पवन कहती है, हर दिन में हिंदुस्तान है झूम झूम कहती है, बारिश की बूंदें गिरती मीठी सी बातें करती। बच्चे अपने देश की मिट्टी से जुड़े, तो लिखा मैंने कि बारिश की बूंदें गिरती मीठी सी बातें करती, हम इस माटी से जन्मे जयगान धड़ाका करती, दूर दूर तक फैली धानी चूरन माता की, संग साथ बड़े लहराए साखे हम नंदन वन की, प्रेम की निश्चल भूमि का भेदभाव से डरती है, हर दिल में हिंदुस्तान है झूम झूम कहती है,
हर दिल में हिंदुस्तान है झूम झूम कहती है। और आदरणीय बच्चों ने मेरे साथ ये गीत बहुत अच्छे से गाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल 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 अदरिया, बहुत सुंदर। वास्तव में बाल कविताओं का अपने एक अलग महत्व है। कहीं न कहीं जी बाल कविताएँ जो भी होती हैं, वो वो अन्य कविताओं से हट के होती हैं। पूर्णतया ये मनोविज्ञान पे आधारित होता है, बच्चों को हँसाना, बच्चों को बच्चों के मन में एक इस प्रकार से भावना भरना, कि वो भी हर चीज़ों का एहसास कर सकें, प्रकृति का, लोगों के मन की बातों को जानना, समझना और उससे एक नई सीख लेना। कहीं न कहीं ये मनोवैज्ञानिक कविताएँ होती हैं और बड़े ही सुंदर तरीके से आपने भी तमाम साइकोलॉजिकल शब्दों का प्रयोग, भावों का प्रयोग करते हुए आपने इस रचना को रचा है। बहुत अच्छा लगा दुनिया, बहुत सुंदर लगा। और इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि एक और सुंदर सी रचना हमारे दर्शकों तक आपकी पहुँचे। फिर वार्तालाप के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जी, और बताना जी चाहूँगा साथ में जी, बताना चाहूँगा कि हमारे बीच आदरणीय पवनेश मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, बराबर लगातार हमारे बीच उपस्थित हैं और हमें सराह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा संचालन और आपके सहज विचार अति सुंदर हैं। बिल्कुल मैं अपने बारे में तो क्या कहूँ, लेकिन हम वास्तव में हमारे बीच अदलिया मंजू खरे जी की जो विचार हैं, जो शब्द हैं, जो भाव हैं, कहीं न कहीं समाज के लिए एक सीख है, एक प्रेरणा है, एक संदेश है। बहुत अच्छा लग रहा है और साथ-साथ में आपका सराहना भी, आप लोगों का सराहना भी हम लोगों का आत्मबल बढ़ा रहा है आदरणीय। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और एक और सुंदर सी रचना सुनते हैं। जी। आदरणीय जो वृद्ध लोग होते हैं और वृद्ध अवस्था में आकर वो किस तरह उपेक्षित हो जाते हैं। कई बार वो हमें भिक्षा मांगते हुए भी मिल जाते हैं और हम किस तरह से उपेक्षा करके आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। एक मार्मिक कविता है, देखिए। कैसे बतलाऊं शब्दों में मेरी मन की पीड़ा को, कैसे बतलाऊं शब्दों में मेरे मन की पीड़ा को, घाव लगे हैं मन में गहरे हंसते लब भरमाने को, घाव लगे हैं मन में गहरे हंसते लब भर पाने को, आंखें देखें जब लाचारी मन व्याकुल हो जाता है, असहाय वृद्धों को देख देख मुंह को कलेजा आता है। कैसे वो अपना जीवन जीते, कैसे वो अपना जीवन जीते, मन सोच विकल हो जाता है, असमय ही फिर काल निगल सुरलोक उन्हें पहुंचाता है। पग रखने में वो थक जाते, बुजुर्ग कितने असहाय होते हैं। पग रखने में वो थक जाते, लाठी से चलते ना बनता है, अग्नि उधर बुझाने को फिर दर दर भटकना पड़ता है। कितने निराश कितने व्यथित, कितने निराश कितने व्यथित, आंखों में स्वप्न न दिखता है, कोटि भोग भरे इस जग में कोई दो और निवाला तड़पता है, कोई दो और निवाला तड़पता है। ऊंचे महलों की ठाट को भी एक डाल निगाह तरसते हैं, निकले जब भी कोई गाड़ी वाले फैलाकर हंस सकते हैं। हम कितने करुणाजन्य बने, हम कितने करुणाजन्य बने, दुत्कार आगे बढ़ जाते हैं, आलीशान रेस्तरा में जमकर लजीज भोजन का लुत्फ उठाते हैं। बेचारगी देखकर उनकी ना हम किंचित विचलित होते हैं, बेचारगी देखकर उनकी हम न किंचित विचलित होते हैं, पराकाष्ठा निष्ठुरता की ढाकर सुख सपना में खो जाते हैं, सुख स्वप्नों में खो जाते हैं। अंतिम देखिएगा, तंत्र मंत्र मंदिर पूजन नित्य दर्शन करने जाते हैं, देख निस्सहाय असहाय दुखी जन सिक्की भोग छिपाते हैं। मतलब हम भिक्षुक लोगों को भोग और पैसे देने में भी बहुत कतराते हैं, चाहे हमारे पास कितना ही धनराशि हो। सोचो रब को साक्षी रखकर, सोचो रब को साक्षी रखकर चलते फिरते तो इंसान है, सोचो रब को साक्षी रखकर चलते फिरते वो इंसान है, कुदरत की मार खाए बैठे हम तुम जैसे ही बंदा हैं, थोड़ा सा हम उपकार करें, थोड़ा सा हम उपकार करें, असहाय का भी ध्यान रखें, ईश्वर तो बसता कण कण में, हर जीव में साक्षात्कार करें, हर जीव में साक्षात्कार करें। जी बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। वास्तव में आपके इस रचना में आज के सामाजिक परिदृश्य, जिस प्रकार से आज समाज की सोच बदल चुकी है, खासकर युवा वर्ग की सोच जिस प्रकार से बदल चुका है और जो
यातनाएं जो परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, खासकर हमारे माता पिता को उस अवस्था में, जिस अवस्था में हमें उनके लाठी के सहारे हैं, किंतु जो स्थितियां परिस्थितियां उनके साथ हो रही हैं, वास्तव में आपने बड़े ही सुंदर तरीके से उसका मार्मिक वर्णन किया है अपने शब्दों में, अपने भावों में। बहुत अच्छा लगा दिया। और मुझे आपकी सुंदर सी रचना के भावों से मुझे एक छोटी सी रचना याद आती है और मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि ये ऐसी रचना ही आपने पढ़ी कि कहीं न कहीं मन जी को झकझोर दिया है। जी, तो जी मैं आपका समय तो लूँगा, लेकिन कुछ पंक्तियाँ मैं ज़रूर उसका पढ़ना चाहूँगा जी कि एक वृद्ध व्यक्ति अपने बच्चों से, या यूँ कहें कि समाज के उन तमाम लोगों ऐसे तमाम लोगों के जैसे लोगों से परेशान एक व्यक्ति कहता है, बुजुर्ग व्यक्ति पिता तुल्य बुजुर्ग कहता है कि छुपाता रहूँ कब तलक मन की पीड़ा, छुपाता रहूँ कब तलक मन की पीड़ा, सुलगते-सुलगते जलाता है तन को, सुलगते-सुलगते जलाता है तन को। समझा था जीवन की ज्योति सा बनकर, बनेगा सहारा बुढ़ापा तिमिर में, कट जाएगा अवशेष जीवन कठिन पल, पलकों का सपना सजाया था दिल में। कहूँ दोष खुद का या कोसों मुकद्दर, बना आज जीवन कुम्भलाता नीरज, दीपक समझकर संभाला था जिसको, जलाया मुझे बन दोपहरी का सूरज। बताऊं कैसे व्यथा अपने मन की, बिठाऊं कहाँ से कहाँ अपनेपन को, छुपाता रहूं कब तलक मन की पीड़ा, सुलगते सुलगते जलाता है तन को, सुलगते सुलगते जलाता है तन को। तो कहीं न कहीं वास्तव में बड़े ही सुंदर भाव, जी, बड़े ही सुंदर जी भाव में आपने अपनी रचना की है आदमिया। बहुत सुंदर लगा, कहीं न कहीं मन में एक उद्गार सा हो गया और ये रचना मुझे पढ़नी पड़ी। और मुझे पूर्ण पूर्ण विश्वास है कि आपकी सुंदर सी रचना के आज के युवा वर्ग में, उन तमाम लोगों में एक छाप छोड़ेगी आपकी रचना की। वास्तव में हमें अपने बुजुर्गों के साथ, अपने माता-पिता के साथ, अपने उन तमाम बुजुर्ग व्यक्तियों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, शायद बड़े ही सुंदर सीख के साथ आपकी रचना उनको एक सार्थक भाव में उन तक पहुँचेगी। बहुत अच्छा लगा दिया। इसी क्रम में एक और सुंदर सी विचार जानकारियों के साथ, क्योंकि आप तो भावों से भरी हुई हैं और प्राकृतिक रूप से भी आप भाव युक्त हैं। तो मैं चाहूँगा इस जानकारी के साथ कि आज के समाज में जो नारी दशा है, जी इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? कहाँ तक ये अच्छा है, कहाँ तक बुरा हो रहा है? कहाँ तक नारियाँ आगे बढ़ रही हैं, कहाँ तक पीछे जा रही हैं? क्योंकि एक आप एक अच्छी साहित्यकार हैं और खासकर शिक्षिका भी हैं, तो कहीं न कहीं समाज को आप बड़े नज़दीकी से देखती हैं, सुनती हैं, परखती हैं। तो मैं चाहूँगा कि नारी दशा पर आप क्या कहना चाहेंगी आज के परिदृश्य के अनुसार? जी, आदरणीय नारी का वर्तमान में स्वावलंबी होना तो आवश्यक है, आगे बढ़ना भी आवश्यक है, क्योंकि आप जब स्वतंत्र रहेंगे, स्वावलंबी बनेंगे, तो आपकी सोच भी अच्छी होगी। और आप अगर अच्छे से रहेंगे, आपकी सोच अच्छी होगी, तब अपने बच्चों की, संतान की परवरिश भी अच्छे से कर पाएंगे। परंतु स्वतंत्रता के नाम पर, स्पेशली व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर, आपको अपनी मर्यादाओं का, अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आपको अपने परिवार में सामंजस्य मिलाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। आपका अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, आपके ससुराल जनों के प्रति भी आपके कर्तव्य, उन्हें भी आप निभाइए। अपने आप को भी, अपने आप का भी अस्तित्व मत खत्म करिए, अपने आप को भी आगे बढ़ाइए। आपके दोनों दायित्व है, आपके स्वयं के प्रति भी है, अपने परिवार के प्रति भी। और जब आप इन सभी दायित्वों को पूरा करेंगे, तो आप समाज को भी कुछ दे पाएंगी, समाज को भी आप नई दिशा दे सकती हैं। तो तालमेल होना, बिल्कुल। सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल अदलिया। और शायद इसीलिए कहा भी जाता है कि एक नहीं दो-दो मात्राएँ, नर से भारी नारी है। जब हम नर लिखते हैं तो नर है, और जब नारी लिखते हैं तो ना पर भी मात्रा है और री पर भी रा पर भी मात्रा है, ना पर भी मात्रा है। तो एक नहीं दो-दो मात्राएँ, नर से भारी नारी है। तो कहीं न कहीं बिल्कुल आपने सही कहा कि नारियों को
कहीं न कहीं आज के जो उनको अधिकार मिला है आगे बढ़ने का, बुलंदियों को छूने का, आसमान को छू लेने का, तो जी उन्हें पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ना जी, जी, पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। किंतु अदलिया मैंने देखा है कि ये अधिकार मिलते ही इतना आगे बढ़ चुकी हैं। कहीं ऐसा तो आपको भी तो नहीं लगता कि इनके आगे बढ़ने का क्रम इस प्रकार से चल रहा है कि आज ऑर्केस्ट्रा में इनकी जो दुर्दशा है, समाज में जो पहुँच रही है, नारियों की जो दुर्दशा हो रही है, शायद ये लज्जा से सर में झुक जाता है इनका। समाज में इस प्रकार से बहुत सारे कृत्य हो रहे हैं, नारी खुद ही इसके ज़िम्मेदार हैं, जैसे कि भ्रूण हत्या हो रहा है। नारी खुद नहीं चाहती है कि बच्ची का जन्म हो, जबकि उसके जन्म लेने पर सोहर गाने वही जाती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे देखने को भी समाज में मिल रहा है कि नारी ही उसके ज़िम्मेदार भी है कि वो नहीं चाहते हैं कि नारी आगे बढ़े। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए आदरणीय, क्या हो रहा है वर्तमान में, जिस तरह से महिलाएं जा रही हैं, ये बात तो सही है कि वो अपने रास्ते से भटक रही हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि सभी भटक रही हैं, पर प्रायः अधिकांशतः अपने मार्ग से हट रही हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर वो कहना चाहिए उच्छृंखलता अपना रही हैं, वस्त्रों के नाम पर और घूमना फिरना तमाम चीजें नहीं, जो नहीं उचित है उसको भी वो उचित का नाम दे रही हैं। पर देखिए अनुचित तो अनुचित ही रहेगा। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमारी सीमाएं कहाँ तक जा रही हैं। अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अगर आप अति करेंगे, अति सर्वत्र वर्जित, आप अति करेंगे तो उसकी दुष्परिणाम भी आप भोगेंगे। तो महिलाओं को ये चाहिए कि अपने परिवेश से जुड़कर रहें, अपनी सीमा का उल्लंघन ना करें। अगर आपको स्वतंत्रता मिली है तो आप उसका दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग करेंगे तो आपको दुष्परिणाम भी भोगने पड़ेंगे। और जिस तरह से स्वतंत्रता अश्लीलता नहीं होती है, हमें दोनों में अंतर समझना होगा। वस्त्र हम बहुत धारण सुंदर, करते जी। हैं, वस्त्रों को उसी स्तर तक नहीं लाना चाहिए कि वो अश्लीलता हो जाए। एडवांस होने के नाम पर या मॉडर्न या इस तरह से अंग प्रदर्शन तो अच्छी बात नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज को एक सकारात्मक दिशा नहीं देता है। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। ये महिला होने के नाते मैं सभी से कहती भी हूँ कि आपको उस सीमा तक नहीं जाना चाहिए कि लोग आपके ऊपर आक्षेप करें या लोग आपको गलत दृष्टि से देखें। हम जैसा धारण करेंगे, हम जैसा चलेंगे, हम जैसी वेशभूषा धारण करेंगे, हम जिस तरह से विचार व्यक्त करेंगे, लोग हमारे बारे में वैसे ही कल्पना करेंगे। तो हमें संयत रहना चाहिए, ये परम आवश्यक है। बिल्कुल, आप बिल्कुल अनलिया, बिल्कुल, शादी बिल्कुल, जी, बिल्कुल। तो माँ बहुत सुंदर विचार, क्योंकि आप एक शिक्षिका भी हैं और एक साहित्यकार भी हैं। दोनों जी तरफ से आपका जो ये संदेश है समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है, और कहीं न कहीं समाज को इस बात पर समझना चाहिए कि अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को हमें किस संस्कार, किस संस्कृति, किस सभ्यता की ओर ले जाना चाहिए, जिससे कि हमारे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके और बच्चे हमारे सम्मान कर सकें। वास्तव में जैसे कि अभी चर्चा भी हुआ, तो हमारे लाठी, बुढ़ापे के लाठी का सहारा हैं, तो इस संस्कार से वो विचलित ना हो, वास्तव में वो सहारा बन के आगे चलें। बड़ा ही सुंदर लगा दिया, और उन तमाम नारियों के लिए भी मैं 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा आपके के संदेश के तरफ से कि हे नारी तू जाग री, मन को मारी क्यों बैठी है, उठ दौड़ अब आगे भाग री, हे नारी तू जाग री, हे नारी तू जाग री। बहुत सुंदर लगा दिया, और इसी क्रम में आप कुछ कहना भी चाह रही हैं, मैं चाहूँगा कि जी पुनः आपका इस मंच पर स्वागत करता जी हूँ। जी, मैं 2 पंक्तियां व्यक्त करना चाहती हूँ कि माँ किस तरीके से बिल्कुल, करती है कि निज सुख भोग का हंसकर त्याग करे, निज सुख भोग का हंसकर त्याग करे, संतति संग जीवन एकाकार करे, गोदी के लाल फले फूले माँ हर पल यही विचार करे, संस्कारित करती बालक को, संस्कारित करती बालक को माँ ही प्रथम पाठशाला कहलाए, आचार विचार धर्म नीति रीति, आचार विचार धर्म नीति रीति, सद्गुण सहज ही दे जाए, सद्गुण सहज ही दे जाए। तो ये माँ का, बिल्कुल, पत्नी बिल्कुल, का, बिल्कुल, महिला का ये कर्तव्य है कि वो अपने बिल्कुल बच्चों को आदरणीय। भी जी बिल्कुल, 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 बहुत सही। और वास्तव में कहा जाता है कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। एक बच्चे के जी लिए माँ ही सबसे पहली अध्यापिका है,
और परिवार ही हमारा पहला पाठशाला है। तो कहीं न कहीं बड़े ही सुंदर तरीके से आपने इस पंक्तियों को ढाला है और एक संदेश के रूप में देने का प्रयास किया है कि उन तमाम लोगों के लिए कि क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, जितना जितने संस्कार के लिए, सभ्यता के लिए और उनके संस्कृति के लिए कि हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कारवान हों, कहीं न कहीं उतने ही ज़िम्मेदार एक माता-पिता भी हैं, अभिभावक भी हैं, उनको ही उतना ही ज़िम्मेदार बनना पड़ेगा कि वो भी किस प्रकार के संस्कार से अपने बच्चों को संस्कारित करते हैं। कहीं न कहीं आज के समाज में देखा जा रहा है कि चूँकि ये साहित्य का मामला है इसलिए चर्चा पर चर्चा में हम ये एक जानकारी के रूप में हमें ले रहे हैं, दे रहे हैं आप सबको कि जी अक्सर आज के दौर में देखा जा रहा है कि सारे ज़िम्मेदारियाँ माता-पिता ही इसके उठा रहे हैं कि माता-पिता मोबाइल लेके बैठे हैं, तो बच्चा भी कहीं न कहीं मोबाइल देख रहा है। आज साहित्य पर एक प्रकार का बहुत बड़ा संकट है कि साहित्य लिखा तो जा रहा है लेकिन पाठक बहुत कम है। इसके कई जी कारण हैं, या तो फिर साहित्य उस योग्य नहीं लिखा जा रहा है कि लोगों को प्रभावित कर सके, या फिर साहित्य लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है। और ये सबसे बड़ा जो कारण है कि लोग साहित्य को क्यों पढ़ नहीं रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आज जो साहित्य पर इस प्रकार के संकट हैं, ये लेकर के बड़ा शोचनीय है ये बातें आज के समाज में, आज के दौर में कि साहित्य पर साहित्य को पढ़ा क्यों नहीं जा रहा है। तो शायद इसीलिए कि भले ही टेक्निक आगे हो गया और टेक्निकल रूप से हम मोबाइल को अंगीकृत कर चुके हैं, लेकिन उसके ज़िम्मेदार कहीं न कहीं अभिभावक के रूप में हम हैं कि हम मोबाइल लेके बैठते हैं तो बच्चा भी देखता है, यदि हम किताब लेके बैठे तो कहीं न कहीं बच्चा भी किताब लेके बैठे। लेकिन हम किताब न पढ़ना चाहते हैं, न देखना चाहते हैं, शायद बच्चे का भी इस यही असर है कि वो भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो जो आपने संदेश देने का प्रयास किया कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता क्यों प्रभावित है, शायद इसीलिए कि उसके ज़िम्मेदार हम हैं। बहुत अच्छा लगा दिया, इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि एक और सुंदर सी रचना आपकी, चूँकि बड़े सुंदर भाव में आपकी रचना है, तो मैं चाहूँगा एक और रचना हमारे दर्शकों के पास पहुँचे। जी सर्वप्रथम मैं एक वाणी की शीतलता की मीठी वाणी किस तरीके से हमें प्रभावित करती है उस पर मैं चंद पंक्तियां सुना रही हूँ। फिर मैं थोड़ी सी एक श्रृंगार रस की छोटी सी कविता सुनाती हूँ। देखिएगा कि बिल्कुल, कोयल बिल्कुल। की मीठी वाणी, कोयल की मीठी वाणी मन को शीतल कर जाए, कोयल की मीठी वाणी मन को शीतल कर जाए, दग्ध भरे हृदय में पावस का राग सुनाए। कोयल की मीठी वाणी मन को शीतल कर जाए, दग्ध भरे हृदय में पावस का राग सुनाए। कुछ तो जादू होता है शब्दों में मधुर खुलासा, कुछ तो जादू होता है शब्दों में मधुर खुलासा, क्यों बात किसी की सुनकर मन मयूर हर्षाए। चातक की तृषा बुझाने जब घन गगन घिर आए, चातक की तृषा बुझाने जब घन गगन घिर आए, पपीहे की पीहू पीहू बंसी की तान सुनाए। छू लेते तप्त धरा को कल कल गिरते जब झरने, छू लेते तप्त धरा को कल कल गिरते जब झरने, बिखरे फुहार से जलकण उल्लास की लहर जगाए, उल्लास की लहर जगाए। कोयल की मीठी वाणी मन को शीतल कर जाए। तो मीठी वाणी का क्या महत्व है ये मैंने कुछ पंक्तियों में व्यक्त किया है। अब बिल्कुल, प्रेम बिल्कुल हमारी आदमिया जी। की जी, कुछ बिल्कुल। और पंक्ति आपके इस सुंदर से रचना के सम्मान में पहले मैं 2 पंक्ति ज़रूर कहना चाहूँगा। जी इसके बाद तो जरूर। आप आज हमारे बीच उपस्थित हैं। आपकी सुंदर सी रचना के सम्मान में मैं पढ़ता हूँ कि आदमी है जो सबको हँसाता रहे, खुद भी हँसता रहे, मुस्कुराता रहे। दूर जी कर दे हर दुखड़े हँसी प्यार से, दूर कर दे हर दुखड़े हँसी प्यार से, जीत ले सारी मुश्किल सदाचार से। लाख बाधाएं आए उसे भूल कर आगे बढ़ते कदम को बढ़ाता रहे। आदमी है जो सबको हंसाता रहे, खुद भी हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। तो बड़े ही सुंदर तरीके से आपकी वाणी पर ये सुंदर सी रचना रही। और वास्तव में वाणी का महत्व तो आदिकाल से ही साहित्यकारों ने लिखता चला, अपने सुंदर रचनाओं से हम तक पहुंचाते चले आ रहे हैं। और आपकी इस सुंदर रचना को सुनकर भी कहीं न कहीं मन बहुत ही हर्षित हुआ, बहुत अच्छा लगा दिया। जी, मैं चाहूँगा और भी आप कुछ कहना चाह रही हैं, तो बिल्कुल हमारे दर्शकों तक ज़रूर पहुँचाएँ।
सर एक छोटी सी रचना है, ये जो हम लोग आजकल हमारे यहाँ से कई सारे नौनिहाल सब विदेशों में जाकर बस जाते हैं, तो किस तरीके से बाद में वो अपने देश को याद कर अपने परिवारजनों को याद करते हैं। तो देखिएगा, मन के मणिमय नील गगन पर, मन के मणिमय नील गगन पर स्मृतियों के हंस विचरते हैं, मीठे लम्हों के दाने जो अपनों की याद दिलाते हैं, मीठे लम्हों के बहुत दाने जो सुंदर। अपनों की याद दिलाते हैं। नैन सजल हो जाते जब अश्रु कण ढल जाते, नैन सजल हो जाते जब अश्रु कण ढल जाते, सपनों के मृदु इंद्रधनुष हौले से मिट जाते। विस्मृति से स्मृति की मन एक यात्रा करता है। पुराने गांव घर अपने लोग याद आते हैं। विस्मृति से स्मृति की मन एक यात्रा करता है। यादों की बंद हथेली से वक्त रेत सा झड़ता है। कभी गांव की छांव कभी माँ की गोद बुलाती है, कभी गांव की छांव कभी माँ की गोद बुलाती है। बचपन के खेल खिलौने की वह बात बड़ा ललचाती है, बचपन के खेल खिलौनों की वह बात बड़ा ललचाती है। भौतिकता के लालच में पड़ दूर देश उड़ाए हम, भौतिकता के लालच में पड़ दूर देश उड़ाए हम, करके कुठाराघात जड़ों पर आज बहुत पछताए हम, आज बहुत पछताए हम। जी जी बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। वास्तव में आज के इस कार्यक्रम में आपने जितनी भी रचनाएं पढ़ी हैं, कहीं ना कहीं वो संदेश परक है, प्रेरणार्थक है, और बड़े ही संदेशों के साथ आपके भाव हैं आदरणीय। इसी क्रम में मैं एक और छोटी सी जानकारी आपसे चाहूंगा जी कि आप जब से साहित्य में आई हैं, आप जी। साहित्य में आकर के कैसा अनुभव कर रही हैं? जी आदरणीय, साहित्य आपको एक आनंद की अनुभूति देता है। मन के बहुत सारे विचार हैं, भाव हैं जो हम कह नहीं पाते, वो हम जब लिखते हैं तो वो हमारे मन की वो पीड़ा वो उसमें आ जाती है। हमें लगता है कि जैसे हमने अपनी मन की सारी बात किसी से कह दी है। साहित्य हमारे एक मित्र जैसा होता है, सखा जैसे, हम उसकी सारी बातें हम लिख देते हैं। तो साहित्य में आकर एक बहुत आनंद का अनुभव होता है। आप अपने विचारों से दूसरों को परिचित कराते हैं। जब दूसरे आपकी सराहना करते हैं या आपको लगता है कि कहीं वो आपसे कुछ प्रेरणा लेकर कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, तो मन को उस समय में बड़ी संतुष्टि मिलती है। तो उस साहित्य से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल और बिल्कुल, ये बिल्कुल वास्तव में आपने सही भी कहा कि साहित्यकार कभी बड़ा नहीं होता और साहित्यकार कभी छोटा भी नहीं होता, क्योंकि वो प्रेरणा लेता है और उन्हीं प्रेरणाओं से अपने मन की बात को प्रेरणा के रूप में लोगों तक पहुंचाता है। तो इसमें क्या छोटा क्या बड़ा, और वास्तव में एक बड़ी आनंद की अनुभूति होती है जब हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हीं से ही सीखते हैं। तो ये आदान प्रदान का जो माध्यम है साहित्य, इसके माध्यम से हम भी बहुत हर्षान्वित होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्नचित होते हैं। कहीं न कहीं बड़ी शांति मिलती है मन में। बहुत अच्छा लगा दुनिया। और चलते-चलते मैं यही चाहूँगा कि आप एक अच्छी साहित्यकार होने के नाते समाज को, समाज के लोगों को, आज के युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं आज के युवा वर्ग को एक तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो अपनी जो वर्तमान जो परिवेश है उससे ना घबराएं और आगे बढ़ते रहें। इसे कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ और अंत में एक और कुछ कविता सुना देती हूँ। तो सबसे पहले कि युवा वर्ग को मैं बता देती हूँ कि उन्हें अकेलेपन से और अपनी वर्तमान परिवेश से परेशानियों से नहीं घबराना चाहिए। कि चल सके जो तू अकेला तेरे पीछे जग चलेगा, चल सके जो तू अकेला तेरे पीछे जग चलेगा, अपने बलबूते ही तुझको देख जग में सब मिलेगा। देव हो या मनुज सब जानते हैं राज गहरा, हाथ की लकीरों से बढ़कर होती है परिश्रम की रेखा। औरों का मुंह ताका करे जो मंजिल है मीलों दूर उससे, हानि लाभ देखा करे जो फिर कहाँ कुछ पास उसके। दिल पर अपने हाथ रखकर जो कमर कस लेता है, दिल पर अपने हाथ रखकर जो कमर कस लेता है, बाधाओं को पार कर सिद्ध अविष्ट कर लेता है। घर शरण गैरों की कर मंजिल भी तुझको मिल जाए, हासिल क्या होगा जब तुझसे पहचान ही तेरी छिन जाए। बाधाएं तो आना ही है, बाधाओं से क्या डरना है,
और फौलाद ये अपना सुख दुख सम सहना है, सुख दुख सम सहना है। तो चल सके जो तू अकेला, तेरे पीछे जग चलेगा, अपने बलबूते ही तुझको देख जग में सब मिलेगा। और अंतिम कुछ पंक्तियां हैं जिसे मैं, जो वर्तमान में हम जो प्रेम का रूप देखते हैं, तो जिस तरह से प्रेम के नाम पर हम सब देख रहे हैं कि इतना सब कुछ होता है, तो प्रेम कितनी पावनता लिए है, कि मैं कुछ पंक्तियों में आपको व्यक्त करती हूँ। स्वागत, प्रेम, स्वागत। ये इसका नाम अभिव्यंजना। प्रेम प्रीत अनुराग भला क्या वाणी से व्यंजित है, प्रेम प्रीत अनुराग भला क्या वाणी से व्यंजित है, दिल के तार जुड़े हों जिससे वो लफ्जों में क्या गुंफित है। प्रेम सीख लो चिड़िया से, प्रेम सीख लो चिड़िया से, जब घोंसला एक बनाती है, तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर इंद्रलोक भूतल पर ले आती है। प्रेम सीख लो बादल से, प्रेम सीख लो बादल से, अर्पण निजत्व का कर देता, वसुधा की प्यास बुझाने को हंस अस्तित्व मिटाकर चल देता। प्रेम सीख लो नन्हे चकोर से, बहुत सुंदर। प्रेम सीख लो नन्हे चकोर से, दिन रात व्यथित ही रहता है, ताक ताक कर शशि छवि हरदम सुख चैन गंवाता रहता है। प्रेम सत्य शाश्वत चिरंतन, प्रेम सत्य शाश्वत चिरंतन, प्रेम ही नित्य निरंजन है, प्रेम ब्रह्म की राह सुगम, प्रेम मई सब सृष्टि है, प्रेम मई सब सृष्टि है। जी। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। और समय भी आगे बढ़ चुका है और समय के साथ चलना हमारा धर्म और कर्म बनता है। किंतु आपको सुनते-सुनते आपके विचारों में इस प्रकार से हम डूबते चले गए कि समय का पता नहीं चला। आदरणीय, बहुत सुंदर लगा। और आज के इस कार्यक्रम में एक कदम साहित्य की ओर में आपकी उपस्थिति, आपकी प्रस्तुति दोनों एक से बढ़कर एक रहे।